फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप सभी का सिलेक्शन एंड क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पढ़ना स्टार्टिंग शुरू किए पढ़ना, जिस क्रम में हमने 9th क्लास तक की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी। आज हमें जो शुरू करना है वो 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करना है, और जिसका टॉपिक है संसाधन और विकास। तो जब हम संसाधन और विकास को पढ़ेंगे तो इसके पहले आप ध्यान देंगे कि इसके पहले भी हमने संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं कि आखिरकार संसाधन होते क्या है। ठीक है, जो भी पर्यावरण में हमारे चारों तरफ जैविक अजैविक तत्व है वो सभी क्या है, संसाधन का हिस्सा होते हैं, बशर्ते उनमें क्या होनी चाहिए, वो मानवों की आवश्यकताओं की क्या करें, पूर्ति करें। तो वो सभी क्या हो जाते हैं, संसाधन हो जाते हैं। तो विकास से क्या रिलेटेड है, बेसिकली क्या होता है, जब रिसोर्सेस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, उसमें तकनीकी रूप से आर्थिक रूप से उनको हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उनमें कई सारी परिवर्तन लाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे विकास के हिस्से हो जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, विकास और संसाधन। तो हम इस चैप्टर में देख लेते हैं आखिरकार हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इसका। पहले पढ़ेंगे हम संसाधन, जो कि इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि आखिरकार संसाधन होते क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण। जब हम संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इससे बेटर तरीके से संसाधन को समझ, संसाधन के सभी एस्पेक्ट को समझने के लिए जरूरी है कि उनका वर्गीकरण करें। और यहाँ पर जब हम वर्गीकरण करेंगे तो इसके वर्गीकरण के जो आधार होंगे वो उत्पत्ति के आधार पर होगा, समाप्तता के आधार पर होगा, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो इन चार आधारों पर हम क्या करेंगे, संसाधन का वर्गीकरण करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संसाधनों का विकास। आखिर संसाधनों का विकास कैसे हुआ, इससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न है, क्योंकि जब हम संसाधन का विकास करेंगे कहीं ना कहीं इसी समय हम क्या कर रहे होंगे, संसाधनों में हराश कर रहे होंगे, उससे कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी उत्पन्न हो रहे होंगे। उसके बाद देखेंगे हम संसाधन का नियोजन। जब संसाधनों का विकास होगा तो जरूरी हो जाता है कि जब हम संसाधनों का विकास करें तो उसका क्या हो, हमारे एक फ्रेमवर्क हो, एक डिफाइंड प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क किस आधार पर संसाधनों का विकास करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है और उनका वितरण कैसे करना है। ये सभी चीजें हमारे किस में आ जाती है, संसाधन नियोजन का हिस्सा हो जाती है। उसके बाद देखेंगे भू संसाधन या भूमि संसाधन देखेंगे। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप समझेंगे, साथ ही साथ देखेंगे भू निम्नीकरण संरक्षण उपाय। तो भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, भूमि एक क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो उसका जो निम्नीकरण हो रहा है, उसके निम्नीकरण को कैसे रोका जाए, उसको संरक्षित कैसे किया जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें मेजर दो रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना, एक है हमारा भूमि संसाधन और दूसरा है हमारा मृदा संसाधन। जब हम मृदा संसाधन को पढ़ेंगे तो मृदा का भी क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, उसको समझने के लिए बेहतर जानकारी प्राप्त करनी है। तो मृदाओं का वर्गीकरण करेंगे, फिर देखेंगे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा देखेंगे, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा और मृदा अपर्दन और संरक्षण को देखेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा क्या होता है, पूरे चैप्टर के टॉपिक से कि हमें किन किन बातों पर चर्चा करनी है, समझना और उसको आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं कि जब हम संसाधन को समझेंगे कि आखिर संसाधन क्या होते हैं, तो वो सभी तत्व जो कि हमारे पर्यावरण में क्या है, उपस्थित है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और पर्यावरण में जो भी वस्तु प्राप्त है वो जैविक भी हो सकती है और अजैविक भी हो सकती है। तो जैविक और अजैविक तत्वों में जब हो जाए, जो प्राप्ति हो गया पर्यावरण में, तो आप देखेंगे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है या कुछ, जब हम उसकी व्यापक डेफिनेशन की बात करते हैं कि आखिरकार संसाधन क्या है, तो जरूरी हो जाता है कि इसकी व्यापक डेफिनेशन को समझे। तो पर्यावरण में प्राप्त जैविक और अजैविक तत्व जो कि तकनीकी रूप से उपलब्ध है, मतलब जिनको विकसित करने के लिए या जिनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या तकनीकी उपलब्ध है, या फिर उसको प्राप्त करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। फिर देखेंगे आर्थिक रूप से संभाव्य। आर्थिक रूप से संभाव्य होने का सेंस ये होता है कि अफोर्डेबल हो एज वेल एज एक्सेसिबल हो। मतलब कि जो चीज हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो आर्थिक रूप से हम जिसको डेवलप कर रहे हैं, वो क्या हो, लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। अगर हम किसी को डेवलप कर ले और वो किसी के कंज्यूम से बाहर हो, या कहे कंज्यूम कोई ना कर पाए उसको, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगी, अफोर्डेबल नहीं रह जाएगी, तो उसका कंज्यूम नहीं होगा, तो वो हमारे लिए बेटर रिसोर्स नहीं बन पाएगा। फिर देखिए पहला तो तकनीकी रूप से उपलब्ध हो, हमारे पास तकनीकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो। फिर देखेंगे सांस्कृतिक रूप से मान्य, ऐसा कोई रिसोर्स नहीं होना चाहिए जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब। वो एक प्रकार से क्या है, एक रिसोर्स है, लेकिन उसका क्या है, सांस्कृतिक रूप से मान्यता है भी और नहीं भी। ठीक है, तो उसके जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी का एक एस्पेक्ट क्या हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसा एनर्जी डेवलपमेंट के लिए करते हैं। और एक न्यूक्लियर
का जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसका एस्पेक्ट हो जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब का। तो बेसिकली देखा जाए सांस्कृतिक रूप से या मानवीय रूप से हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर बम का या कहें जो उसमें वेपन्स बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उसको एक्सेप्टेंस कम देते हैं। वही कह रहे हैं जो सांस्कृतिक रूप से क्या हो मानो और पर्यावरण रूप से अनुकूल है। तो दोनों ही चीजें क्या है लगभग एक ही है। आखिरकार क्या हो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो और साथ ही साथ पर्यावरण रूप से अनुकूल हो। तो वो सभी क्या है हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या कहलाते हैं हमारे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। जब हम संसाधनों का वर्गीकरण समझेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे तो पहला जो आधार होगा वर्गीकरण का क्या हो जाएगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का क्या करेंगे वर्गीकरण करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को समझने का यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कोई भी जो संसाधन होते हैं पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी संसाधन है वो क्या होते हैं ये तो जैविक तत्व अजैविक तत्व होंगे। आप जैविक तत्व में देख सकते हैं कि वो क्या होगा जीव मंडल में प्राप्त होगा, मतलब उसमें जीवन होगा। आप पहले भी जीव मंडल के बारे में जान चुके हैं। यहाँ पर तीनों ही मंडल दैट मीन्स स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों ही क्या करते हैं एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। इट इज अ कह सकते हैं सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा असीमित क्षेत्र है जहाँ पर तीनों ही मंडल क्या करते हैं अंतः क्रिया करते हैं और नए मंडल का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाता है हमारे जीव मंडल। तो आप देखिए मंडल में क्या होता है हमें ऐसे जीव वस्तुएं मिलती हैं, प्राणी जात मिलता है जो कि क्या है जीवन है, जिसमें जिसमें लाइफ है, जिसमें ग्रोथ देखी जाती है। वनस्पति एवं जीव जंतु, तो इसके क्या हो जाता है एग्जाम्पल वनस्पति और जीव जंतु एक एग्जाम्पल हो जाता है। ये समझते हैं कि अजैविक तत्व जब उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं तो अजैविक तत्व भी है जो कि संसाधन जैसे कि चट्टानें हुई जिनमें क्या हो बेसिकली जीवन नहीं, ठीक है, पर्यावरण में पाए जाने वाले निर्जीव वस्तु हैं जिनमें किसी प्रकार का जीवन या ग्रोथ नहीं देखी जाती, जैसे चट्टानें हो गई, मृदा हो गया, भूमि, जल, वायु एंड मिनरल्स। ये सभी क्या है हमारे अजैविक तत्व। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो तरीके से देख सकते हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं संसाधन का समाप्तया के आधार पर। यहाँ पर समाप्तया का अर्थ होता है एग्जॉस्टिबल, जो क्या होगा समाप्ति के जिनका क्या हो समाप्त होने का क्या हो एक आधार हो, मतलब एक समय तक अगर हम उसको यूज करते हैं तो एक समय के बाद क्या हो जाते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दैट मींस वो खत्म हो जाते हैं। तो आप देखेंगे संसाधनों को जो समाप्तया के आधार पर देखेंगे तो दो तरीके के संसाधन देखेंगे, एक हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन में आप देखेंगे कोई सभी संसाधन आते हैं जो भौतिक रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या हो जाते हैं पुनः निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाते हैं। ये कहना ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग करते हैं और एक समय के बाद वापस क्या हो जाते हैं वो पुनः चक्रित हो जाते हैं या पुनः निर्मित हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं हमारे नवीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, वायु, मृदा, वन्य जीव, ये सभी क्या हो जाते हैं हमारे नवीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं नॉन रिसोर्सेज क्या होते हैं ऐसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद वो क्या नहीं होते जल्दी या कहते हैं लाखों वर्षों बाद क्या होता है उनका पुनः चक्रण देखा जाता है या पुनः निर्माण देखा जाता है। तार्किक रूप से देखा जाए तो लाखों वर्षों तक क्या हो सकता है कि कई सारी जो जीवन यापन की कड़ी है वो क्या हो जाती है निकल जाती है। तो लाखों वर्षों तक क्या नहीं हो सकता, मानव इंतजार नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे रिसोर्स वही चीज है जो क्या है मानव की उपयोगिता के आधार पर हो। तो आप नवीकरणीय संसाधन तो देखेंगे कि ये एक बार प्रयोग होने के बाद इसके पुनः निर्माण में क्या हो जाता है लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं या इनको माना जाता है कि इन्हें इनमें पुनः चक्रण नहीं देखा जाता। ठीक है, देखा जाता है लेकिन तार्किक रूप से देखा जाए क्योंकि समय एक ऐसा फैक्टर है इसको क्या कर देता है अनवीकरणीय संसाधन के रूप में निर्मित कर देता है। तो आप देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, ये सभी क्या हो जाते हैं इसके क्या हो जाते हैं सभी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन को समझने का प्रयास करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कैसे होते हैं। स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत या कहें निजी, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। सबसे पहले समझते हैं निजी या व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। निजी या व्यक्तिगत आप देखेंगे कि ऐसे संसाधन जिनका कोई एक निजी व्यक्ति क्या होता है मालिक होता है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं व्यक्तिगत संसाधन हो जाते हैं या निजी संसाधन हो जाते हैं।
बात करते हैं जैसे एग्जांपल हो जाएगा किसी का मकान हो गया, जमीन हो गई, वाहन हो गया, खुद का पर्सनल बाइक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कार हो गई, साइकिल हो गया, फ़ोन हो गया। तो ये क्या है हमारे पर्सनल रिसोर्सेस हैं। अब बात करते हैं सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? सामुदायिक संसाधन बेसिकली क्या होते हैं? यहाँ पर जो संसाधनों का जो अधिकार होता है, जो उसपे जो स्वामित्व या कहें अपनी अथॉरिटी जो शो करता है, वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ना करके क्या करता है, एक कम्युनिटी करता है, एक पूरा समुदाय करता है उस क्षेत्र में रहने वाला। तो आप देखेंगे कि सामुदायिक संसाधन में समाज समुदाय के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे कि समुदाय के सभी सदस्यों को क्या होता है, ऐसे संसाधनों का अधिकार प्राप्त होता है या उसकी अधिकारिता प्राप्त होती है, वो क्या कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है, या कहें वो फ्रीली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि वो क्या करें, इनका उपयोग कर सकें। ठीक है? एग्जाम्पल हो जाता है कि जैसे क्या होता है, प्लेग्राउंड होता है, या पब्लिक पार्क हो गया, ठीक है, चारागाह हो जाते हैं, मंदिर हो जाता है, पिकनिक स्थल हो जाते हैं, ऐसे जो कि सार्वजनिक रूप से उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए क्या है, प्राप्त है। ठीक है? ये क्या हो जाते हैं, हमारे सामुदायिक संसाधन होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? तो इसको तकनीकी रूप से समझने का प्रयास करें तो राष्ट्रीय संसाधन वे सभी संसाधन हैं जो कि एक देश की सीमा के अंदर, जो उसकी संप्रभुता के अंदर आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। ठीक? इसमें हमने एक चीज और जोड़ने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीय संसाधन वो सभी संसाधन आएंगे, जैसे कि भारत से बाहर कोई दूतावास खुला हो किसी अन्य देश में, तो वहां पर जो रिसोर्सेस है, वहां पर जो लगे हुए लोग हैं, वहां की जो बिल्डिंग है, वहां पर रखा हुआ जो सामान है, वो सभी क्या है, राष्ट्र की संपत्ति मानी जाएगी या राष्ट्र का संसाधन माना जाएगा। ये क्या है, देश में प्राप्त सभी जैविक और अजैविक तत्व देश के संसाधन कहेंगे या कहेंगे उनको राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा। आप समझते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन को आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि जैसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन या अंतरराष्ट्रीय सीमा देखेंगे आप, तो किसी भी बॉर्डरिंग कंट्री या कहें इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्री उससे बाहर के जो संसाधन है, या ऐसे कह दें तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होंगे, वो क्या हो जाएगा, 200 नॉटिकल माइल से परे या कहें खुले महासागर का जो क्षेत्र होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे खुले महासागर मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाई सी, हाई का सेंस यहाँ पर पहले आप इसको समझ लीजिए, क्या हो जाती है हमारी बेस लाइन। तो आप देखेंगे तटीय कोस्टल क्षेत्र में जो ऐसे बाहर के निकले हुए क्षेत्र होते हैं, तो इनको जोड़कर एक मिनिमम डिस्टेंस की जाती है, एक लाइन खींची जाती है तटीय क्षेत्र को कवर करते हुए, तो वो क्या हो जाती है, हमारी बेस लाइन हो जाती है। बेस लाइन से हम जब 20 बेस लाइन से जब कल ये क्या हो जाती है, हमारी आधार रेखा, तो आधार रेखा के जो और तट के बीच ये क्या हो जाएगी, हमारी पोस्ट, और ये क्या हो जाएगी, आधार रेखा। तो आप देखते हैं पोस्ट और आधार रेखा के बीच क्या हो जाएगा, कुछ वाटर बॉडी होगा या फिर कुछ जल क्षेत्र होगा, तो उस जल क्षेत्र को क्या कहेंगे, इंटरनल वाटर कहेंगे या इंटरनल वाटर रीजन कहेंगे। तो आप देखेंगे ये क्या कहलाएगा, आंतरिक जल क्षेत्र कहलाएगा या इंटरनल वाटर जोन कहलाएगा। इसके बाद जब आधार रेखा या कहें बेस लाइन के बाहर जाएंगे और 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, क्या, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है टेरिटोरियल सी। 12 नॉटिकल माइल यहाँ पर किलोमीटर ना यूज करके हम 12 नॉटिकल माइल यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.85 किलोमीटर होता है, या इसी को कहते हैं 1 नॉटिकल माइल की जो दूरी होती है 1 मिनट के लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस के बराबर होती है। जितना एक मिनट में एक लैटिट्यूड या कहें 1 मिनट की दूरी पर स्थित कोई लैटिट्यूड होता है, तो वो जितनी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 1 नॉटिकल माइल होता है। ठीक है? तो बेसिकली इसको डिराइव किए गए हैं या इसको निकालने का जो बेस है, तो अर्थ की सरकमफ्रेंस को लिया गया है और उसको क्या किया गया है, उसको आधार बना के क्या किया गया है, इसको नॉटिकल माइल को मेजर किया गया है, नॉटिकल माइल की यूनिट लाई गई है। तो आप देखेंगे जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल आगे जाएंगे समुद्र की तरफ या हाई सी की तरफ, तो आप देखेंगे कि वहां पर कौन सा रीजन मिल जाएगा, हमें टेरिटोरियल सी मिल जाएगा। पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा कोस्टल रीजन होगा, ऐसे क्या है, समुद्र आगे तक गया होगा। तो आप देखेंगे कि बेस लाइन से जब हम 12 नॉटिकल माइल आगे जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, टेरिटोरियल सी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जो टेरिटोरियल सी की जो लाइन है, इससे आगे हम 12 नॉटिकल माइल जाएं, अगर आधार रेखा या बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल आगे जाए, तो हमें जो रीजन मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिजियस जोन हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कॉन्टिजियस जोन से आगे 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिल जाएगा। और जब हम ईईजेड से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे जाते हैं, तो हमारा जो रीजन हो जाता है वो हो जाता है हाई सी का रीजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं
जो हाई सी है वो क्या है, हमारे ईईजेड के बाहर वाला क्षेत्र, या क्या है हमारी जो संप्रदाय है, या क्या हमारी जो अथॉरिटी राइट्स बनते हैं वो ईईजेड तक बनते हैं। उससे परे का जो रीजन है, जो हाई सी वाला रीजन है, उस पर जो पाए जाने वाले संसाधन या रिसोर्सेस है, वो सभी क्या हो जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की संपत्ति मानी जाती थी। उस पर किसी देश का पर्टिकुलर, किसी कंट्री का किसी प्रकार का राइट्स नहीं होता। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन बेसिकली क्या होते हैं, वे सभी संसाधन होते हैं जो हाई सी के रीजन पर पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के परे होते हैं संसाधन, उनको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन का दर्जा प्राप्त होता है। आप देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन की बात कर रहे हैं, या ईईजेड की बात कर रहे हैं, कॉन्टिग्यूअस जोन की बात कर रहे हैं, टेरिटोरियल सी की बात कर रहे हैं, बेस लाइन की बात कर रहे हैं, इस सब को जो ड्रॉ करने का जो एक संस्था है, जो इसने ये सब बताया कि किसी देश का कॉन्टिन्यूअस जोन कहाँ होगा, ईईजेड कहाँ होगा, तो इसको बताने के लिए एक संस्था यूएन में बनी है, वो क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी द्वारा क्या किया गया है, इसको मेजर किया गया है, इसको बताया गया है कि देश की तटीय रेखा से कितनी दूरी तक उसकी अथॉरिटी बनती है। ठीक है, तो आपको जैसा बताया कि 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड, जो 1 मिनट की दूरी होती है लैटिट्यूड में, वही क्या हो जाता है, 1 नॉटिकल माइल होता है। इसको बेसिकली अर्थ के सरकमफ्रेंस को आधार बनाकर क्या किया गया है, इसको डिराइव किया गया है, या इसको बनाया गया है। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू क्या होता है, 1.85 किलोमीटर होता है। आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, बेसिकली 200 नॉटिकल माइल से जो नेक्स्ट टू द दिस से जो आगे का जो हाई सी वाला रीजन होगा, या कहें तो खुले समुद्र वाला रीजन होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारे अंतरराष्ट्रीय संसाधन के हो जाते हैं। अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। तो जब हम विकास के स्तर पर विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को समझते हैं, तो इसको हम 3 पार्ट्स में समझते हैं। तो पहला हो जाता है संभावित संसाधन, या इसी को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। तो पोटेंशियल संसाधन होते हैं जो ये क्या है, विद्यमान है, परंतु इनको उत्पादन या उपयोग नहीं किया जा रहा है। आप देखिए ऐसे संसाधन जो है हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं, ये हमारे क्या है क्षेत्र में, या क्या हमारे देश के अंदर ये संसाधन उपलब्ध है, परंतु अभी इनका उपयोग नहीं किए जा रहे हैं। ये क्या है, जो पोटेंशियल है हमारे क्षेत्र या देश के अंदर, ये क्या कर सकता है, इन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन अभी नहीं किया जा रहा है। तो वो क्या हो जाता है, हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेस हो जाते हैं, या इनको बोलते हैं फ्यूचर रिसोर्सेस हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे जो पश्चिम तटीय क्षेत्र के जो स्टेट्स है, जैसे गुजरात और राजस्थान, ठीक है, तो आप वहां पर देखेंगे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का क्या है, बहुत ज्यादा हमारे पास संभावनाएं हैं कि हम इससे संसाधनों का, ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक इसका क्या नहीं किया, उपयोग नहीं किया। आगे देखते हैं संसाधन। तो विकसित संसाधन क्या होते हैं, जिनका हमने सर्वेक्षण कर चुके हैं, ठीक, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, साथ ही साथ मात्रा ज्ञात है, तकनीकी रूप से उपलब्ध है, मतलब इनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो वो सभी क्या हो जाते हैं, हमारे विकसित संसाधन हो जाते हैं। बात करते हैं भंडार सर्वेक्षण उपयोगिता संभावनाएं ज्ञात है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भंडार संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण भी हो चुका है, उपयोगिता भी है, संभावनाएं भी ज्ञात है, लेकिन तकनीकी का अभाव, मतलब इनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उपयोगिता भी है, संभावनाएं भी ज्ञात है, लेकिन इसमें तकनीकी अभाव की वजह से क्या नहीं कर पा रहे, इन संसाधनों का हम एक्सप्लॉइटेशन या इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे भंडार कहलाते हैं, या स्टोर्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं, स्टोर कहलाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हमारे पृथ्वी पर क्या है, H2O बड़ी मात्रा में क्या है, वाटर उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं कर पाते, वाटर में आप देखेंगे कि इसकी जो कंपोजिशन है, वाटर का जो कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन देखेंगे, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये फिगर बना हुआ है। तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एक उच्च गुणवत्ता ऊर्जा का संसाधन है, जिसका हम उपयोग करके एक क्लीन एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एक बेहतर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अभाव की वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, थोड़े रिसोर्सेस हो जाते हैं, या कहें भंडार संसाधन होते हैं। संसाधनों का निकास, सॉरी संसाधनों का विकास देखेंगे आप, ठीक है, संसाधनों का विकास क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, संसाधनों का विकास करता है। जैसे
हम आज यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हमें पहले डिजिटल बोर्ड की जरूरत हुई होगी, पेन की जरूरत हुई होगी, तो आखिरकार हमें ये कहीं अर्थ सरफेस पर कहीं डला हुआ तो मिला नहीं, तो हमने क्या किया, इसको डेवलप किया है। समय के साथ हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया और इसको क्या किया, डेवलप कर पाए। तो ये हमारी आवश्यकताएं थी। जैसे कोरोना के बाद आप देख सकते हैं कि लोगों में क्या हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज ज्यादा बढ़ा, तो उसकी वजह क्या थी, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, क्योंकि हम क्लासेस में जाके पर्टिकुलर क्लासेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उस टाइम पे क्या करना होता था, मास्क भी लगाना है, 2 मीटर की डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है। तो ये सब चीजें कई सारी कंडीशनल थी, कंडीशंस थे, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस को ज्यादा रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो देखा गया कि कोरोना के बाद से ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो उसकी वजह यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली जो रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, तो वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हो रहे हैं। जैसे जैसे हमें नीड्स होती जा रही है, तो हम क्या करते जा रहे हैं, उसको डेवलप करते जा रहे हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो बेसिकली क्या करते हैं, आवश्यकता से हम क्या करते हैं, आविष्कार की खोज करते हैं। जैसे हमें आवश्यकता की नीड होती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी खोज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव विकास के लिए या कहें मानव के विकास के लिए या कहें मानव के पर्यावरण के विकास के लिए क्या कहते हैं, मानवीय पर्यावरण विकास के लिए भी क्या होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो आप देखेंगे ये संसाधन क्या होते हैं, ये मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और मानव क्या करते हैं, इसमें कई सारे वैल्यू एडिशन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कुछ नए नए फीचर्स डेवलप करते हैं, नए नए गुणों का निर्माण करते हैं और इसको उपयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कि संसाधनों का वर्तमान में क्या हुआ है, इसके मानव द्वारा इसके संसाधनों का बेहतर लगातार उपयोग किए जाने से कई सारे संसाधनों का या कहें संसाधनों की वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, संसाधनों का अतार्किक उपयोग क्या हो जा रहा है कि लगातार हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, और उस रिसोर्सेज की वजह से देखा जा रहा है कि लगातार उसमें क्या हो रही है, हानि हो रहा है या निम्नीकरण हो रहा है, ह्रास देखा जा रहा है संसाधनों में। तो इसकी वजह समझेंगे आप, कहीं ना कहीं संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है, संसाधनों का असमानतापूर्ण वितरण। तो आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, इनइक्वालिटी बड़ी तेजी से बढ़ी। तो आप देखेंगे कि साधनों का असमानतापूर्ण वितरण देखा जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, दुख बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि समाज क्या हो रहा है, दो भागों में बट गया है, अमीर और गरीब। आपको किसी रीजन की बात करें, तो क्षेत्र विशेष की बात करेंगे, तो उस क्षेत्र में भी आप क्या देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। एक विकसित क्षेत्र होगा, एक अविकसित के रूप में देख सकते हैं। अगर पूरे विश्व में आप देशों को लेकर अगर कंपेयर करेंगे संसाधन के बेसिस पे, तो आप देखेंगे वहां पर कई सारे ऐसे देश हैं जो कि विकासशील है, और कुछ हैं विकसित, और कई सारे ऐसे हैं जो अविकसित अविकसित देश हैं, या कहें बहुत पिछड़े देश हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से क्या हो रहा है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसा कि कई सारे ऐसे रिसर्च आते हैं, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये क्या बताती हैं कि कई ऐसे देश हैं जिनकी क्या है, रिसोर्स कंजप्शन जो रेट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो इसकी वजह क्या होती है, जब संसाधनों को उपयोग तभी किए जा सकते हैं जब हम उसकी आवश्यकता समझें, अगर हमारे पास उसको एक्सेस करने के लिए क्या हो, क्षमता हो, या उसके लिए मनी पावर। तो कई ऐसे देश हैं या वहाँ के लोग हैं जो क्या कर नहीं पाते हैं, संसाधनों को उचित तरीके से उपयोग नहीं कर पाते या वहाँ तक एक्सेस नहीं कर पाते। तो आप इसकी वजह से देखेंगे अमीर गरीब का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्षेत्रों में डिफरेंस होने की, डेवलपमेंटल डिफरेंस देखने की वजह से क्या होगी, वहाँ पे क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन में क्या है, हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उस क्षेत्र में क्या होता है, आप देखेंगे तो वहाँ का डेवलपमेंट कम है। जैसे आप असम रीजन में चले जाए, असम मेघालय वाले क्षेत्र में, वहां पर भी रिसोर्सेस है, लेकिन उन रीजन का जितना रिसोर्सेस वहां पर उपयोग होने की वजह से दूसरे क्षेत्रों में क्या होता है, उनका कंजप्शन जो क्या है, बाकी क्षेत्रों में क्या होता है, उनका रिसोर्स डेवलपमेंट में किया जाता है, मतलब डेवलपमेंट के लिए उन रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। बाकी उन क्षेत्रों में देखेंगे पर्यावरणीय समस्याएं आ जाती है, जिन क्षेत्रों से रिसोर्सेज को निकाला जा रहा है वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे देखेंगे क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो इसकी वजह यही होगी। आप देखते हैं कि बिहार के मैक्सिमम लोग, बिहार यूपी के लोग क्या होते हैं, बाकी स्टेट्स में क्या कहते हैं, माइग्रेशन वर्कर की तरह काम करते हैं, और वहां पर देखेंगे कि जबकि क्या होता है, सबसे वर्किंग लोग कहाँ के हैं, बिहार यूपी के, लेकिन वहां पर डेवलपमेंटल क्या है, इशू है, वहां पर कम डेवलपमेंट है। तो ये सब वजह ही क्या होते हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। आप देश में देखेंगे विकासशील देश और विकसित देश, अविकसित देश का कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। जैसे ब्रिक्स जो ग्रुप बना है, तो इसकी वजह क्या है, वो विकासशील देशों का ग्रुप है। ठीक है? जैसे G7 जो कंट्रीज है वो क्या है, विकसित देशों का ग्रुप है। ये क्या है, ग्रुपिंग बनाता है, या क्या है, एक संगठन, या क्या है,
इसमें पोलराइजेशन लाता है, तो कहीं ना कहीं विकास संसाधनों का असीमित वितरण या असमान वितरण क्या करता है, इसमें कई सारे समस्या उत्पन्न करके लाता है। क्षेत्र के रूप में देखेंगे, लोगों के बीच में देखेंगे, समाज के बीच में भी देख सकते हैं इसके कारण उत्पन्न समस्या, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी समस्या देख सकते हैं। अन्य समस्याएं आप देखेंगे कि संसाधनों के लगातार उपयोग से या उनके अतार्किक उपयोग से आप देखेंगे कि पर्यावरणीय निम्नीकरण देखे जा रहे हैं, पर्यावरण इशू देखे जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, भू निम्नीकरण और मृदा निम्नीकरण जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, ठीक है, स्थलीकरण बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारे सामने कई सारी समस्याएं आ रही हैं। आगे चलते हैं। अब हमें जो पढ़ना है, जैसा कि हमने पढ़ लिया है क्या, संसाधनों का विकास पढ़ लिया, ठीक है। संसाधनों के विकास के बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि आखिरकार संसाधनों के विकास से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर ये संसाधनों से उपयोग या कहें संसाधनों के विकास, यहाँ हमने उसको काफी ज्यादा विकास में उपयोग किया है, साथ ही साथ हमने क्या किया, इससे कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न कर दी। तो आखिरकार इन संसाधनों के उपयोग से जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, या कहें संसाधनों के अतार्किक वितरण और अतार्किक उपयोगिता से क्या हुआ है, जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसको हम कैसे काउंटर करें या इसको कैसे कम करें। तो इसके लिए आप देखेंगे कई सारे देशों ने क्या किया, मिलकर एक ग्रुप बनाया, जो कि पहला एक सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ, जिसको कि पृथ्वी सम्मेलन के रूप में देखा जाता है। वहां पर एक कॉन्सेप्ट निकला, सतत पोषण विकास का। तो इसका पर्पस ये था, या कहें सतत आर्थिक विकास का। तो इसका यही था कि साधनों का ऐसा विकास किया जाए या ऐसी उपयोग किया जाए, एफिशिएंटली यूज किया जाए, कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी क्या हो, वो रिसोर्सेस रिजर्व रहे या उनको उपयोग कर पाए। तो आप देखेंगे, अगर सॉल्यूशन की बात करें, समाधान के रूप में देखेंगे, तो समाधान अगर देखेंगे तो समाधान में आप देखेंगे कि 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन आप देखेंगे कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो कहते हैं सतत आर्थिक विकास। कॉन्सेप्ट निकल के आया था, सतत आर्थिक विकास का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, जिसका पर्पस क्या था, जिस संसाधनों का अतार्किक वितरण हो रहा है, सॉरी, जो अतार्किक विकास हो रहा है, आप देखेंगे कि जो इससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उनके लिए क्या एक कॉन्सेप्ट आया, सतत आर्थिक विकास, मतलब हम संसाधनों का तार्किक रूप से उपयोग करें और उसका जो वितरण हो सभी तक क्या हो, सुनिश्चित हो। तो ये क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट लेके आया। इसके बाद भी कई सारे जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। तो अब जैसे जो पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका निर्माण किया गया, ठीक है। देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ओजोन क्षेत्र से संबंधित है। आप इसको देखेंगे तो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। इसका पर्पस क्या है, कि हमारे पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे इशू आ रहे हैं, तो उसको क्या किया जाए, काउंटर किया जाए। तो देखेंगे रेड डेटा बुक, तो ये यूएनएफसीसीए, आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। तो इसका निर्माण किया गया। तो इससे लगातार क्या होती है, मीटिंग होती रहते हैं, जैसे कॉप 15 हुआ था फ्रांस में, ठीक है। तो ऐसे कई सारी मीटिंग होती रहती है, जिसका पर्पस क्या होता है, जो संसाधनों की वजह से हमने क्या किया है, सतत मतलब सतत पोषण विकास को सुनिश्चित करने के लिए, सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमने कई सारे जो सम्मेलन या कई सारे ऐसे गठन बनाए, जिसका पर्पस क्या है, ये पर्यावरण को जो क्षति हो रही है उसको क्या किया जाए, रोका जाए, या कहीं विकास को अच्छे या कहें सही दिशा में लाया जाए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि अगर इस समस्या से बेहतर तरीके से हमें खत्म करना है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम क्या करें, संसाधनों का नियोजन करें।
संसाधनों की यूज के लिए हम क्या करें, प्लानिंग करें। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन जब बात करेंगे तो नियोजन का जो सेंस होता है, नियोजन का जो सेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग होता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम सुबह से शाम तक कोई काम करते हैं या काम करने का प्लान करते हैं तो उसके पहले हम सोच लेते हैं कि इतने से इतने बजे तक लाइब्रेरी जाएंगे, इतने बजे खाना बनाएंगे, इस समय पे ये किताबें पढ़ेंगे, ये कंप्लीट करेंगे सिलेबस। तो ये क्या होती है, हमारी दिन की दिनचर्या होती है, उसको हम प्लान करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कई सारे संसाधन उनको उपयोग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी प्लानिंग करें। तो आप देखेंगे संसाधन नियोजन कहीं एक जटिल प्रक्रिया होती है, कहीं एक कठिन प्रक्रिया की हम आखिरकार इसको कैसे नियोजन करें या इसको कैसे प्लान करें। तो आप देखेंगे इसके कई सारे सोपान होते हैं या कई सारे इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है? तो आप देखेंगे पहले जो स्टेप होता है नॉर्मली जो देखा जाता है वो क्या होता है, देश के जो विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधनों की हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी लिस्ट बनाएंगे, उनकी तालिका बनाएंगे। तो हम पहला स्टेप जो होगा हम इसमें क्या करेंगे, संसाधनों की पहचान करना, संसाधनों की संसाधनों की पहचान करना के पश्चात क्या करेंगे, हम इसकी लिस्ट बनाएंगे, तालिका बनाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेप होगा कि हम संसाधन नियोजन का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले संसाधन देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधनों का क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तत्पश्चात हम उसकी क्या करेंगे, तालिका बनाएंगे। और आप देखेंगे इस कार्य में क्या करेंगे, क्षेत्रीय सर्वेक्षण का उपयोग करेंगे, मानवीय मानचित्र का उपयोग करेंगे, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान भी लगाएंगे। तो आप देखेंगे इसको साधनों की पहचान के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो सर्वेक्षण करेंगे, क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, मानचित्र का उपयोग करेंगे। तो आज की डेट में जो जा रहा है इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है किसके लिए, सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। मानचित्र का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाया जाएगा। पता कैसे संसाधन का, संसाधनों का गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान लगाएंगे कि कितना है और कैसा है। तो आप देखेंगे कि पहले स्टेप में देखेंगे कि संसाधनों की पहचान करेंगे और संसाधनों की पहचान का आधार क्या होगा, सर्वेक्षण होगा या मानचित्र होगा। तो सर्वेक्षण में आप देखेंगे कि जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाएंगे और ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी एक तालिका बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। फिर आप देखेंगे संसाधनों के विकास योजनाएं लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, उपयुक्त टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को क्या करेंगे, ढांचा तैयार करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे जब हमने संसाधनों का पहचान कर लिया, कलेक्शन डेटा कलेक्ट कर लिए, सभी इंफॉर्मेशन आ गई, तो अब इसकी विकास योजनाएं बनाएंगे। ठीक है। तो संसाधन की क्या करेंगे, विकास योजनाएं बनाएंगे कि आखिरकार इनका विकास कैसे किया जाएगा। तो संसाधन विकास योजनाओं का निर्माण करेंगे, विकास योजनाएं बनाएंगे। जब विकास योजनाएं बनाएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, जब विकास योजनाएं बना लेंगे तो उसको लागू भी करना होगा और लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, स्किल चाहिए और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन डेवलप करने पड़ेंगे। संसाधन विकास योजनाएं, ठीक है, और उसको लागू करने के लिए देखेंगे, लागू करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है। तकनीकी विकास, तकनीकी विकास देखेंगे, साथ ही साथ कौशल की बात करेंगे, स्किल की बात करेंगे। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कौशल, तकनीकी विकास, साथ ही साथ मेन चीज जो होता है इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल नियोजन देखेंगे, प्लानिंग, प्लानिंग की बात करेंगे। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि हम कैसे क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, संसाधनों की पहचान करेंगे, फिर उसके बाद संसाधन विकास योजनाएं क्या करेंगे, इनका निर्माण करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, कौशल डेवलप करेंगे या कहीं स्किल की बात करेंगे, स्किल होनी चाहिए उसके लिए।
साथ ही साथ उसके लिए क्या हो, तो रेगुलेट और उसको क्या करें, प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करेंगे, संस्थागत करेंगे, ठीक है, संस्थागत नियोजन करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे दो स्टेप हो गए, ताकि हम संसाधनों का विकास कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करेंगे। तो आप देखेंगे जो संसाधन विकास योजनाएं, इस संसाधनों का हमने विकास तो कर लिया, जैसे किसी क्षेत्र से हमें कोयला निकालना है उसको निकाल लिए। अब देखेंगे कि जैसे राष्ट्र ने कई सारी ऐसे, जैसे उज्ज्वला योजना निकाल दी, ठीक है, हर घर बिजली योजना निकाल दी, ठीक है, उदय योजना निकाल दी। तो आप देखेंगे इसको, इन दोनों के बीच सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करेंगे, इन दोनों के बीच क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे कि जहां से कोयला निकल रहा है और जहां पर बिजली बन रही है उनके बीच क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, कि जिससे क्या हो सके, जो हम योजनाएं बना रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना बना दी, ठीक है, सीएनजी गैस सिलेंडर देना है, एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए, ठीक है, बिजली हर घर बिजली उपलब्ध करानी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को भी सिंक्रोनाइज करेंगे, कि जो हम जो संसाधन विकास योजनाएं हैं और जो केंद्रीय या कहें राष्ट्रीय विकास योजना है उन दोनों को क्या करें, समन्वित करें, इकट्ठा लाएं, ठीक है। आप यहाँ पर तीसरा स्थान देखेंगे, संसाधन संसाधन विकास योजना, संसाधन विकास योजनाओं में एवं राष्ट्रीय विकास योजनाओं में, राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो होंगी उनके बीच क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, दोनों के बीच क्या करेंगे, हम समन्वय स्थापित करने की बात करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे कि आप संसाधनों का नियोजन कैसे करेंगे। तो एक बार वापस देख लेते हैं संसाधन नियोजन की क्या प्लानिंग होगी हमारे। पहले संसाधनों की पहचान करेंगे, और पहचान करने के बाद इसकी तालिका बनाएंगे। आप देखेंगे कि संसाधनों की पहचान करने का जो आधार होगा हम कैसे करेंगे, तो पहले सर्वेक्षण करेंगे, मानचित्र बनाएंगे, सर्वेक्षण में जो हम टेक्नोलॉजी, आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाती है, हमारी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग करेंगे। संसाधनों का क्या करेंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाएंगे, ठीक है, इसको मेजर करेंगे कितनी गुणवत्ता कैसी है संसाधन की, साथ ही साथ इसकी मात्रा कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑयल भी कई सारे क्वालिटी का होता है, जैसे अमेरिका में पाए जाने वाले ऑयल की अलग क्वालिटी, यूरोप में पाए जाने वाले ऑयल की अलग क्वालिटी, अरब कंट्रीज में पाए जाने वाली ऑयल की अलग क्वालिटी। तो आप देखेंगे कि सभी संसाधनों में जो गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर पाया जाता है, तो उसको क्या करेंगे, अनुमान लगेंगे। फिर देखेंगे संसाधन विकास योजनाएं स्थापित करेंगे। जब संसाधन विकास योजनाएं जो स्थापित करते हैं तो उसका पर्पस होता है कि हम क्या करें, इनको लागू करने के लिए, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तकनीकी विकास करेंगे, कौशल स्किल को डेवलप करेंगे, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करेंगे, मतलब संस्थागत प्लानिंग या संस्थागत नियोजन करेंगे। के बाद देखेंगे जो हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के बीच हम क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, कि जो हम संसाधन विकास कर रहे हैं, संसाधन को जो हम डेवलप कर रहे हैं, जो उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका कहाँ पर हम उपयोग करेंगे, तो राष्ट्रीय विकास योजनाओं में उनकी उपयोगिता क्या है उसको सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास संसाधन है तो उसमें हमें कौन कौन से संसाधन की बात करनी है। जब हमें अब बात करनी है वो क्या हो जाता है हमारा, कुछ संसाधन की हमें क्या करनी है, संसाधन बात करनी है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या है जहाँ पर जीवन संभव है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बायोस्फीयर होता है, स्थल मंडल हो गया, जल मंडल होगा, वायुमंडल होगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर स्थल है, लेकिन वहां पर भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर स्थल बस है, वहां पर जीवन संभव नहीं है, जैसे आर्कटिक रीजन हो गया, ठीक है, अंटार्कटिक रीजन हो गया, उसके कई सारे क्षेत्रों में क्या है, जीवन संभव नहीं है। तो आप देखेंगे जीवन संभव के लिए क्या हो जाता है, एक ऐसे सीमित क्षेत्र की आवश्यकता होगी जहाँ पर क्या हो, तो भी मंडल क्या हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। ये जो जैव मंडल वाले चीज है, जैव मंडल है, आप देखेंगे इसी जैव मंडल में क्या होता है, स्थल भी है, स्थल भी है, जल भी है और वायु भी। इन तीनों के क्षेत्र में क्या होता है, जीवन संभव होता है। तो इसमें हमें बात करनी है स्थल मंडल की।
अगर भू संसाधन की बात करें, आप देखेंगे जब भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि भू संसाधन कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप देखेंगे भूमि क्या होती है, एक प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, वन्य जीव मिलता है, ठीक है, मानव जीवन मिलता है, आर्थिक क्रियाएं होती है, परिवहन तथा संचार के संसाधनों का क्या होता है, यहाँ पर विकास होता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जाता है। आप यह भी जानते हैं कि जो भूमि संसाधन होता है एक सीमित संसाधन, तो ऐसा नहीं कि असीमित, वो सीमित है, ना उसमें कमी हो रही है, ना उसमें वृद्धि हो सकती है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, एक सीमित संसाधन है, और आप देखते हैं कि लगातार जनसंख्या वृद्धि की वजह से संसाधन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और इसके दो पर्पस है कि एक ह्यूमन सेटलमेंट के लिए और दूसरा कृषि के लिए। तो आप देखेंगे कि भू संसाधन क्या है हमारे पास, भू संसाधन जो है वो क्या है, एक सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन, ठीक है, हमारा एक सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन होने के साथ ही ठीक है, सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन होने की वजह से क्या है, यहाँ पर कई सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप देखेंगे कि लगातार जनसंख्या वृद्धि देखी जा रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो दो डिमांड होगी, एक क्या होगी, ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियां, मानव बस्तियों में क्या होगी, वृद्धि होगी, मानव बस्तियों में वृद्धि हुई, साथ ही साथ कृषि कार्य के लिए भी भूमि की वृद्धि चाहिए, कृषि कार्य होगी, यहाँ पर क्या होगी, खाद्य पदार्थ की डिमांड बढ़ेगी, दाल की जो मांग होगी वो क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि देखी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ संसाधन क्या है, सीमित संसाधन होने के बावजूद हमारे यहाँ क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो मानव बस्तियों के लिए हमें क्या चाहिए, फिर भूमि संसाधन, भू संसाधन की डिमांड बढ़ेगी। अब भू संसाधन की जब डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, वनों का कटाव करेंगे, वनों का कटाव करेंगे, यहाँ पर भी सेम चीज हम क्या करेंगे, वनों का कटाव करेंगे। तो देखेंगे जब वनों का कटाव करेंगे और ऐसे क्षेत्रों में भी हम क्या करेंगे, मानव बस्ती बसाएंगे जहाँ पर क्या है, मानव रहने लोग इस संवेदनशील क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में भी क्या होंगे, मानव बस्तियां बसाई जाएंगी, मानव बस्तियां बढ़ेंगी। जैसे आप देखेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो क्या है, भूकंप संवेदी है, भूकंप संवेदी, भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर देखेंगे कि मानव बस्तियां बढ़ेंगी, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर क्या होगा, सागर तक, सागर का जो स्तर है, जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जल स्तर का क्या हो जाएगी, संभावना बढ़ेगी, तो इसमें समस्या उत्पन्न होगी। बाद आप देखेंगे जो नदी तटीय क्षेत्र होता है, नदी का क्या होगा, इंक्रोचमेंट होगा, तो नदी बेसिन में क्या होगा, नदी बेसिन में भी क्या होगा, बस्तियां बढ़ेंगी। तो आप देखेंगे इस प्रकार से कई सारे जगह पर जहाँ पर क्या है, मानव बस्तियां अनुकूल नहीं है, वहां पर बसाना पर्यावरणीय रूप से भी अनुकूल और उनके सुरक्षा के रूप में अनुकूल नहीं है, तब भी वहां क्या होगी, ये मानव बस्तियां बसेंगी। इस प्रकार से देखेंगे जो भू संसाधन है वो एक सीधे सीमित संसाधन होने के बाद क्या होता है, एक कैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे, अब देख लेते हैं यहाँ पर जैसे समस्या, आप देखते हैं कि भूमि संसाधन को उपयोग किन किन उद्देश्यों से हम बेसिकली करते हैं। तो आप देखते हैं भूमि संसाधन की उपयोगिता को अगर समझे, भू संसाधन की उपयोगिता, भू सं- भू संसाधन की उपयोगिता को देखें तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं वनों के रूप में देखते हैं, वन ऐसे क्षेत्र होते हैं यहाँ पर वन होते हैं, मानव बस्तियां, कृषि भूमि, कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए क्या होता है, अब यहाँ पर मानव बस्तियां होंगी तो यहाँ पर सभी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, तो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएंगे, जैसे सड़क, ठीक है, पार्क, सभी आ जाएंगे,
जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं सभी इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। कृषि कार्य में आप देखेंगे कि ये सभी कृषि कार्य के लिए साथ ही साथ जो हम क्या करते हैं, इसमें बंजर भूमि भी शामिल हो जाएगी। बंजर भूमि, पड़ती भूमि, आप देखते हैं पड़ती भूमि और वर्तमान भूमि में डिफरेंस होता है। वर्तमान पड़ती भूमि और वर्तमान पड़ती और वर्तमान एक और होती है जो कि क्या होती है, ये वर्तमान पड़ती भूमि जो होती है जिसमें क्या हो, एक वर्ष, एक कृषि वर्ष, एक कृषि वर्ष या से कम कृषि न की गई हो। एक ऐसी भूमि या कृषि क्षेत्र या ऐसी जमीन जहाँ पर एक वर्ष, एक कृषि वर्ष या एक इससे कम में क्या ना की गई हो, कृषि ना की गई हो, मतलब एक साल से क्या हो वो उस खेती उस जमीन पर किसी प्रकार का कृषि कार्य ना किया गया हो। एक आप देखेंगे यहाँ पर बंजर भूमि देखिए, ठीक है। वर्तमान पड़ती भूमि देखेंगे, वर्तमान पड़ती भूमि के जो अलग, इससे अलग हुआ वर्तमान पड़ती भूमि के अलावा पड़ती भूमि के अलावा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी भूमि क्या होगी, 1 से 5 वर्ष तक क्या होगी, यहाँ पर कोई कृषि कार्य न किया जाए, ना किया जाए। ऐसी भूमि यहाँ पर 1 से 5 वर्ष तक कृषि कार्य न किया गया हो तो आप देखेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारी कृषि कार्य के अलावा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये समझिए, एक चीज और समझते हैं, की बात करें जो सॉरी अपने भारत की बात करें तो जो भारत में भूमि का उपयोग किया गया है वो क्या है, 43% जो भूमि का उपयोग किया गया है वो भू क्षेत्र का है, मैदान के रूप में, जो कि कृषि कार्य के लिए इसका उपयोग किया गया है, ठीक है। चलिए 1 मिनट इसको एक बार बना लेते हैं। आप देखेंगे कि अगर इसका वर्गीकरण किया जाए, परसेंट ये क्षेत्र हो गया, 27% क्षेत्र हो गया, ये कितना होगा, 30%। क्या है, 30% जो क्षेत्र है वो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। ये कैसा हो जाएगा, पठारी क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा हमारा मैदानी क्षेत्र। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पृथ्वी में ये संसाधनों का ये भू संसाधन का जो वितरण है वो कैसे है, तो लगभग 43% जो है वो क्या है, भू मैदान के क्षेत्र में जहाँ पर कृषि का विकास है, या कहें यहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं, मानव बस्तियां रखी जाती है। वहीं पर आप देख सकते हैं जो 30% क्षेत्र है वहां पर क्या है, विस्तृत रूप से पर्वत पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे बारहमासी नदियां पाई जाती हैं और इससे सुनिश्चित होने की वजह से यहाँ पर पर्यटन देखा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, अनुकूलता होती है, जगह वातावरण अनुकूलता देखी जाती है जहाँ से टूरिज्म बढ़ता है, लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 27% जो हिस्सा है वो क्या है, पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे खनिज संसाधन हो गए, जीवाश्म ईंधन हो गए, इनकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कैसे
संसाधन का वितरण। अब भू संसाधन के उपयोग के प्रारूप को समझते हैं कि भू संसाधन के प्रारूप का उपयोग क्या है, मतलब भारत में भू उपयोग कैसा है। तो आप देखेंगे भू उपयोग को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख तत्वों में हम देखेंगे तो भौतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। भारत में बेसिकली जो भू प्रारूप उपयोग है तो आप देखेंगे ये तो एक तो मानव पर्यावरण के निर्माण में होता है, दूसरा कृषि कार्य के लिए, ठीक है। और कुछ जो होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण होता है जिसमें कि क्या होता है वन होते हैं, बगीचे होते हैं, तालाब, नदियां, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो उसके प्रारूप को निर्धारित करने वाले कारक को समझ लेते हैं। जैसे भौतिक कारक जो होते हैं जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार क्या करते हैं, इसके प्रारूप को निर्धारित करते हैं। तो कारक की बात करते हैं, कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं। भू आकृति, तो हमने कृषि कार्य के लिए भूमि उपयोग की, भू आकृति हो गई, ठीक है। भू आकृति हो, जलवायु और मृदा के प्रकार, जलवायु एंड मृदा के प्रकार। बेसिकली अगर ये देख लें कि इनका प्रारूप या इनकी उपयोगिता क्या है। कृषि कार्य में इसका उपयोग देखा जाता है, कृषि कार्य होगा, मानव पर्यावरण होगा और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण का जो क्षेत्र है। इनके जो वितरण को निर्धारित करता है तो वो कारक कौन से हैं? भू आकृति, जलवायु है, मृदा के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, इसको निर्धारित करते हैं। फिर मानवीय कारक जैसे कि क्या हो जाता है, जनसंख्या, घनत्व हो गया, प्रौद्योगिकी क्षमता हो गया, मानव का मानवीय कारक। मानवीय कारक में आप देखेंगे क्या होगा, जनसंख्या, घनत्व, संख्या, घनत्व, तकनीकी विकास। अगर हमारे पास कुछ तकनीकी है तो हम क्या करेंगे, उसका एफिशिएंट यूज कर पाएंगे। संस्कृति और परंपराएं, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि ये क्या हो जाती है, हमारे कारक है जो इसको निर्धारित करते हैं। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। और इसमें आप देखेंगे जो 93% भाग है वो क्या होता है, वो उपयोग क्या होता है, एक प्रकार से किसमें उपयोग होता है, पूर्वोत्तर प्रांतीय असम को छोड़कर अन्य जो प्रांतों में है क्या होता है, यहाँ पर क्षेत्र के रूप में जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। या क्या है, हमें बेसिकली क्या होता है 93% भूभाग का हमें पूरी तरीके से जानकारी, बाकी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसका हमें जो उपयोगिता है उसका हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान का, चीन का और चीन जो अधिकृत क्षेत्र है उसकी भी हमें क्या है, हमें सर्वेक्षण प्राप्त नहीं है, क्या है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं। तो जम्मू कश्मीर का रीजन होगा, पाकिस्तान का होगा, कुछ पीओके वाला रीजन होगा, और जो चाइना अधिकृत क्षेत्र हो गए, जो एलओसी वाला रीजन है उसकी हमें जानकारी है। तो अगर भारत के उपयोग कारण पता है बेसिकली, तो जो क्षेत्रफल है हमारा जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो हमें पूरी जो जानकारी प्राप्त है कि कहाँ पर क्या उपयोगिता हो रही है, तो 93% का हमें पूरी जानकारी है। लेकिन जो आसपास का रीजन है, जो हमारा बॉर्डर रीजन है, जैसे पीओके रीजन हो गया, यलोशी वाला रीजन हो गया, वहाँ का हमें कम जानकारी प्राप्त है। अब देखते हैं कि भू निम्नीकरण क्या है। एक समस्या है, जब हम संसाधनों को उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका ह्रास भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके निम्नीकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, कई सारे उपाय कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो कुछ मानव क्रियाओं द्वारा क्या होता है, जैसे वन उन्मूलन हो गया, अतिचारण हो गया, खनन में जो भूमि को निम्नीकरण होता है, जब हम खनन करते हैं वहां पर गड्ढा करके क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका निम्नीकरण होता है, भूस्खलन देखा जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कई सारे भू निम्नीकरण की समस्याएं देखी जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी, जैसे भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसके लिए वनोरोपण करें, ज्यादा से ज्यादा वनों को लगाएं, एफोरेस्टेशन करें, चारागाहों का उचित प्रबंधन करें। चारागाह है उसमें क्या करें, अति चारण की जगह क्या करें, उसको नियंत्रित चारण को बढ़ावा दें, पशु नियंत्रण करें, ठीक है। और जो रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको स्थिरीकरण कर सकते हैं। जैसे जो रेगिस्तानी रीजन होता है जहाँ पर क्या होता है मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो वहां पर ऐसी वनस्पतियों को विकसित करें या उनको लगाएं
जिससे क्या हो सके वहाँ की मृदा को स्थिरीकरण किया जाके या वहाँ की मृदा को रोका जा सके उस स्थान। तो देखेंगे बंजर भूमि का क्या करें, उचित प्रबंधन करें, वहाँ पर ऐसी चीज़ों को डेवलप करें जहाँ पर क्या ना हो सके, वहाँ पर कृषि काम नहीं हो सकता, तो ऐसी क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए जो उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित कर सके। खनन प्रबंधन को क्या करें, नियंत्रित करें, जो खनन जो नियंत्रण है उसको बढ़ावा दें। जहाँ पर खनन क्रियाएं हो रही है तो वहाँ पर क्या करें, टर्म्स एंड कंडीशन को स्ट्रिक्टली क्या करें, फॉलो करें। अगर कहीं पर खनन हो रहा है तो वहाँ पर जो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसके प्रसंस्करण करें, साथ ही साथ उसको खनन के बाद उस स्थान को क्या करें, मैदानी क्षेत्र में क्या करें, समतलीकरण को कंडीशन रखें जिससे कि क्या हो सके वहाँ पर भूनिर्मीकरण या कहें आप देखेंगे कि वहाँ पर किसी तरीके से खनन न देखा जाए या कहें गड्ढे न छूटे रहना। अब देखते हैं हम मृदा संसाधन के बारे में। तो जैसे अभी हमने भूमि संसाधन पढ़ा, उसी प्रकार से अब हमें देखना है मृदा संसाधन। जैसा कि आप देखते हैं कि मृदा संसाधन, भूमि संसाधन क्या है, एक सीमित संसाधन है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि मृदा संसाधन भी क्या है, एक सीमित संसाधन है, लेकिन ये क्या है, इसमें निम्नीकरण ये क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन के रूप में देखा जाता है। क्योंकि अगर एक जगह की जो संसाधन क्या हो जाता है, ये कहीं से अगर क्या होगा, तो मृदा निम्नीकरण देखा गया, क्षारीयता बढ़ गई, मरुस्थलीकरण हो गया, तो उस मृदा को वापस प्राप्त करना क्या हो जाएगा, काफी समय लगेगा। तो आप देखेंगे कि मृदा क्या है, ये मिट्टी क्या है, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। ये क्या करता है, पौधों के विकास में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जीवों का पोषण इसी मृदा के द्वारा उत्पादित जो वनस्पतियां होती हैं उसी के द्वारा होता है। अब आप देखेंगे कि जैसे कि मृदा क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर कृषि कार्य होगा, वनस्पतियां उत्पन्न होंगी इसके ऊपर। ठीक है, ये क्या करेगा, पौधों को क्या करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वाटर को संचित करके रखता है, तो उसको वाटर प्रोवाइड करता है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे मृदा क्या है, यहाँ की जो खाद्य आपूर्ति वाली श्रृंखला है उसको क्या करता है, उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखेंगे इसके बाद अगर मृदा के वर्गीकरण को समझें, तो मृदा के वर्गीकरण को हम 4-5 तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने बताया था, जब हम मृदा को पढ़ेंगे, तो मृदा को समझने के लिए हम क्या करेंगे, मृदा को हम जैसे यहाँ पर लिखा है कि हाँ, मृदा को देखेंगे कि कौन-कौन से भागों में देखेंगे, मृदाओं का जो वर्गीकरण देखेंगे, समझने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली जलोढ़ मृदा के रूप में देखेंगे, काली मृदा, लाल मृदा और लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। ठीक है? इसके बारे में देखेंगे और इसके लास्ट लास्ट में हम क्या देखेंगे कि इसके जो संरक्षण, जो निम्नीकरण हो रहा है उसको कैसे संरक्षण करना। तो पहले देखते हैं इसके जब वर्गीकरण करने का आधार जो होगा हमारे, पहले देखते हैं जलोढ़ मृदा। तो जो नदियाँ होती, सदाबहार नदियाँ, जो नदियाँ जैसे कि आप देखेंगे कि प्राकृतिक नदियाँ हो गई और कुछ जो हिमालयी नदियाँ हैं, वो क्या करती हैं, जब पहाड़ी क्षेत्रों से तीव्र गति से बाहर निकलती हैं या बहती हैं, तो वो क्या करते हैं, उस क्षेत्र में क्या करती हैं, कटाव करती हैं और एक समतल या मैदानी क्षेत्र में क्या करती हैं, उनका निक्षेप करती हैं। और जहाँ पर निक्षेप करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि जो संपूर्ण उत्तरी मैदान का क्षेत्र है वो क्या है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो इसका जो क्षेत्र है कहाँ पर है, उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र। उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर हमें क्या बोलता है, जलोढ़ मृदा की प्रमुखता देखे जाते हैं। और जो पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र होगा, ठीक है, जैसे तो आप देखेंगे भारत को, तो आप इस क्षेत्र में देखेंगे कि ये क्या हो जाए, जो ये वाला उत्तर वाला क्षेत्र, ये असम मेघालय वाला क्षेत्र, ये वाला भी यहाँ पर क्या है, पूरे में हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये वाला जो रीजन है पूर्वी तटीय क्षेत्र, आपको पश्चिमी तटीय क्षेत्र जलोढ़ मृदा नहीं मिलेगी। ये कहाँ पर मिलेगी, पूर्वी तटीय क्षेत्र पर। ये देखेंगे कहाँ पर है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। इसका वितरण आप भारत में देखिए कहाँ पर है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो होगा, ठीक है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र वाली जो नदियां हैं यहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये गंगा और यमुना जो नदी है यहाँ पर महानदी, ये क्या हो गया, महानदी। महानदी का कावेरी। और उत्तर भारत में देखिए गंगा, यमुना,
साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र ये क्या करते हैं, यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निक्षेप करती है। ठीक है, और जो अधिकतम उपजाऊ क्षेत्र जो होता है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, उपजाऊ मृदा है। उपजाऊ, साथ ही साथ मृदा जल की आपूर्ति, आपूर्ति यहाँ पर पर्याप्त देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर उर्वरता भी क्या है, पर्याप्त है। इस प्रकार से जो देखेंगे कि यहाँ पर उपजाऊ या कहें कृषि कार्य अधिक ज्यादा किए जाते हैं, तो ये क्या है, कृषि कार्य के लिए अनुकूल। प्रकार से देखते हैं जलोढ़ मृदा की उपयोगिता क्या है, कहाँ पर इसका है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो क्या है, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है नदियां। यहाँ पर क्या होगा, मानव बस्तियां भी ज्यादा देखी जाएंगी। जहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में सभी तरह के रिसोर्स, मृदा रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में होगा, जल जल रिसोर्स, और उर्वरता ज्यादा है, कृषि कार्य भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, मैदानी क्षेत्र में मानव बस्तियां भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो खेती की जाती है वो किस की जाती है, गेहूं की हो गई, अनाज जो गेहूं, दाल हो गया, चावल हो गया, गन्ने हो गया, इसका क्या किया जाता है, यहाँ पर ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। अब बात करते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा क्या होती है, ब्लैक सोइल। तो आप देखेंगे इन मृदाओं का जो रंग होता है, जैसा कि नाम ही पड़ा है, तो रंग क्या होगा, काला ही होगा। और इसको रेगर मृदा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि इसके जो कट होते हैं बहुत महीन होते हैं। ठीक है, जो काली मृदा देखेंगे क्या होती है, महीन होती है, और इसमें आप देखेंगे जल धारण करने की क्षमता है, जो जल को अवशोषित करके रखने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। देखेंगे ये क्या है, इसमें काली मृदा है, इसमें देखेंगे इसको क्या कहते हैं, रेगर मृदा भी कहते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे जल धारण क्षमता, क्षमता क्या है, ज्यादा होती है। जब जल धारण क्षमता ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगी, उष्णता या क्या है, नमी ज्यादा बनी रहेगी। और ये क्या है, कपास के लिए उपयुक्त, कपास उत्पादन के लिए क्या है, उपयुक्त है। अब इसको देख लेते हैं, इसको वितरण का, वितरण क्या है, ये क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसको देखेंगे तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर क्या है, ये पूरा प्रायद्वीपीय दक्कन प्लेटू है, तो यहाँ पर क्या है, आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो यहाँ पर आग्नेय चट्टानों के, आग्नेय चट्टानों का जो शेडिंग होता है, ये क्या है, अवसाद होता है। अवसाद से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, हमें काली मृदा का ज्यादा निर्माण देखा जाता है। और जो डेक्कन प्लेटू वाले रीजन है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मृदाएं देखे जाएंगे, जो नागपुर पठार, नागपुर, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, काली मृदा का क्षेत्र मिल जाएगा, क्योंकि क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार देखा जाता है। फिर देखते हैं लाल और पीली मृदा। ला- लाल और इसका जो वितरण होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ऐसे क्षेत्र होता है जहाँ पर क्या होती है, अत्यधिक, अत्यधिक ऊर्जा या कहें ताप होता है। साथ ही साथ उच्च वर्षा, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उच्च वर्षा वाला क्षेत्र हो, साथ ही साथ उच्च ताप वाला क्षेत्र हो, तो ऐसी जगह पर हमें क्या मिलता है, लैटराइट मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका विकास कहाँ पर होगा, लाल मृदा का दक्कन के पठार के पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी हिस्से में क्या होता है, ये चट्टाने हमें मिलेंगे। और इसका विस्तार आप देखेंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान क्षेत्र, यहाँ पर भी क्या होगा, हमें ये क्षेत्र
मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि पूरे भारत में अगर इसका वितरण देखा जाए तो काफी जो है तो आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में ये पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मिल जाएगा, यहाँ पर पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में मिल जाता है, यहाँ पर उत्तर भारत में जो मध्य भारत में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर हमें ये मृदा मिल जाती है। ठीक है, और इन मैदानों में आप देखेंगे कि लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के क्या होते हैं प्रसार देखे जाते हैं। ये लाल रंग क्यों होता है? तो लौह धातु की उपलब्धता की वजह से होता है, लाल धातु वजह से क्या हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। और इसका वितरण क्या हो जाता है, तो हम देखेंगे पूर्वी घाट का रीजन होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और असम के कुछ क्षेत्रों में ये देखने को मिल जाता है, इसका वितरण देखने को मिल जाता है। और इसको यहाँ पर उत्पादन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी मात्रा में इसमें फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं लैटराइट मृदा को, देखते हैं लैटराइट मृदा का लैटराइट मृदा का जो वितरण होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिश्रित होती है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि मृदा कहाँ उपलब्ध है, मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर अत्यधिक, ये भी क्या होती है, अत्यधिक वर्षा, साथ ही साथ ताप के क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षेत्रों में यहाँ पर अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक क्या होता है, ताप पाई जाती है। और जो लाल और पीली मृदा होती है, तो आप देखेंगे तो ऐसे चट्टानी क्षेत्र यहाँ पर उच्च ताप और उच्च वर्षा होती है, साथ ही साथ वो क्या हो, आग्नेय चट्टानों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिख लेंगे साथ में आग्नेय चट्टानों वाला क्षेत्र। आप देखेंगे ये क्या है, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक ताप वाले क्षेत्र, यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाष्पीकरण होगा और इसका जितने भी मिनरल होंगे उनका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निक्षालन हो जाएगा। तो आप ये मृदा कहाँ देख पाएंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं, उड़ीसा उड़ीसा इन क्षेत्रों में क्या देख सकते हैं, इस आदि स्टेट्स में आप इसका वितरण देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक क्या होती है, हमें जरूरत होती है। अगर हमें कृषि कार्य करना है, यहाँ पर हमें खाद उर्वरक की क्या होती है, जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या नहीं होती, ये जो मृदा होती क्या नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती, उपजाऊ बहुत कम होती है। इस वजह से क्या होती है, यहाँ पर खाद और उर्वरक की हमें जरूरत होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जब अत्यधिक ताप होगा तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, क्या कर जाते हैं, डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं। ये रीजन हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमें ह्यूमस की मात्रा कम देखने को मिलती है। ठीक है, और स्थलीय मृदा, ठीक है, तो ये मृदा मुख्यतः हमें पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इन मृदाओं को आप कहाँ देखेंगे विशेषतः, स्थलीय मृदा का आप जो क्षेत्र देखेंगे ये बेसिकली कहाँ पर होगा, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र होगा वहां पर पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में क्या होता है, हमें ये मृदाएं देखने को मिलती है। ठीक है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या करना होता है, अगर यहाँ पर कृषि कार्य करना है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिंचित क्षेत्र चाहिए। ठीक, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कृषि कार्य करना है तो हमें सिंचाई सुविधा देखना, सिंचाई चाहिए। और सिंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सरकार ने क्या कहते हैं, इंदिरा नहर निकाली थी, इंदिरा सागर नहर का निर्माण किया गया इस क्षेत्र
यहाँ पर कृषि कार्य के लिए, सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया। तो यहाँ की जो जलवायु होगी तो यहाँ पर क्या होगा, हमें नमी देखने को मिलेगा और उच्च तापमान। यहाँ के अनुकूल जो कृषि कार्य होते हैं, जैसे कृषि यहाँ पर कार्य की जा सकती है, मोटे अनाज, दाल, साथ ही साथ मवेशियों का पालन किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है यहाँ पे। और साथ ही साथ इस मृदा में जो पाई जाती है झील, नमक निर्माण किया जाता है, नमक निर्माण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से आपने सभी प्रकार के मृदाओं को देख लिया। अब देखते हैं कि इससे जो एक और मृदा, हाँ, वन मृदा बची है, वन मृदा देख लेते हैं। तो वन मृदा क्या होती है, ये मृदा मुख्यतः आमतौर पर क्या होती है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिले। कहाँ पर, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में, यहीं पर क्या होते हैं, हमें जो वन पाए जाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। यहाँ पर क्या होते हैं, पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है, ठीक। साथ ही साथ इन मृदाओं में आप देखेंगे तो इनका जो गठन है पर्यावरणीय रूप से क्या होता है, बदलाव आता रहता है, ठीक। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, नदियां बहती रहती है, इस वजह से आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, ये हाइट के साथ क्या होती है, यहाँ पर जैसे ये हाइट बढ़ेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मृदा के कई सारे प्रकार देखेंगे, मृदा बदलाव देखा जाता है। यहाँ पर मृदा का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, हाइट के साथ क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर और वर्षा की मात्रा में कमी होती है, तो यहाँ पर जो मृदा का क्या होता है, जैसे ही हाइट के ऊपर जाएंगे कुछ हाइट के बाद, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, मृदा का प्रकार दूसरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर नदी घाटों में जो मृदाएं होती है वहाँ पर कैसी मृदा मिलती है, दोमट मृदा और सिक्त मृदा। नदी क्षेत्र में, यहाँ के जो नदी क्षेत्र होंगे, यहाँ पर हमें दोमट मृदा, साथ ही साथ सिल्टदार मृदा देखने को मिलेगी। ये मृदाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिरकार जो मृदा अपरदन और संरक्षण की बात कर लेते हैं। मृदा अपरदन एंड संरक्षण, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, वनों का कटाव कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और जब वर्षा हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर जल का क्या नहीं हो रहा और शोषण नहीं हो पा रहा, तो वहां पर देखा जाए कि बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। तो वनों को कटाव की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर मृदा अपरदन तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके उपाय की क्या है, जरूरत है कि हम इसका संरक्षण कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीढ़ीदार कृषि के लिए कर सकते हैं, सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार कृषि क्या करते हैं, कंट्रोल फार्म, उच्च रेखीय, समुच्च रेखीय कृषि, कृषि को बढ़ावा दें, साथ ही साथ वनोरोपण करें, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दीजिए। और जो सिंचाई के इरिगेशन सिस्टम होते हैं, इरिगेशन के मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जैसे ड्रिप होगा, क्रॉप इरिगेशन को फॉलो करें। साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्वाकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन पे रोक सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स।